सभी बच्चों को अब ये बात पता चल गई है कि नीट 2027 का पेपर सीबीटी मोड में होगा और ये भी पता है कि कम से कम 10 से 12 पेपर होंगे। तो अब बच्चों को एक क्वेश्चन बहुत परेशान कर रहा है कि यार ये नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरा नॉर्मलाइजेशन के बारे में विद एग्जांपल बताऊंगा आसान भाषा में, पहला। दूसरा, उन सारे क्वेश्चनों के डाउट आज क्लियर हो जाएंगे कि यदि पेपर इजी आया तो मुझे नुकसान होगा या फायदा होगा, यदि पेपर टफ आया तो मुझे नुकसान होगा या फायदा होगा, क्या कम मार्क्स लाकर भी मैं टॉपर बन सकता हूं नॉर्मलाइजेशन के थ्रू, या ज्यादा मार्क्स लेने पर भी मैं टॉपर नहीं बन पाऊंगा, या मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन से कोई लेने देना नहीं। इन जितने भी तरह के क्वेश्चन हैं आपके मन में चलना है, उन सबको मैं आज इस वीडियो में खत्म कर दूंगा। साथ में यह भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको नंबर बढ़ाने हैं अपने और किस तरह से नॉर्मलाइजेशन काम करता है। तो एक एक करके सारी बातें बताऊंगा, हर बच्चा गौर से देखे क्योंकि इससे आप 10 से 15 नंबर अपने बढ़ा भी सकते हो, ठीक है, और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलो शुरू करता हूं। देखो, सबसे पहले बताता हूं परसेंटाइल क्या है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में परसेंटाइल यूज होता है। तो परसेंटाइल क्या है जरा समझो। जैसे देखो, ये मानो कि आपका पहली शिफ्ट में पेपर है और पेपर इजी आया, आप 720 में से 715 नंबर ला रहे हो। कौन ला रहा है? सर्वेश। मेरा नाम सर्वेश दीक्षित है, मैं अपने को ही ले लेता हूं कि मैंने पेपर दिया फर्स्ट फेज में और उस पेपर इजी आया और मेरे 715 नंबर आए। तो यदि जितने बच्चों ने पेपर दिया था उसमें से सबसे ज्यादा नंबर मेरे हैं, मान लो फर्स्ट शिफ्ट में 10,000 बच्चों ने पेपर दिया, अब 10,000 बच्चों ने पेपर दिया है, इसमें सबसे ज्यादा नंबर 715 है, तो ये 100 परसेंटाइल हो गया। इसको क्या कहोगे? 100 परसेंटाइल, ठीक है। जिस शिफ्ट में जो टॉपर होगा उसका परसेंटाइल 100 होगा। अच्छा, अब मान लो शाम वाली शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट का पेपर टफ है और मेरे नंबर आ गए 670 और मैं अपनी शिफ्ट का टॉपर हूं। सेकंड शिफ्ट में भी 10,000 बच्चों ने पेपर दिया और 10,000 बच्चों में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं 670, तो मैं अपनी शिफ्ट का टॉपर हूं, तो यहां पर भी मेरे को परसेंटाइल मिलेगा 100, यहां पर भी मेरे को परसेंटाइल मिलेगा 100। इसका मतलब यह हुआ कि जो जिस शिफ्ट का टॉपर होगा उसका परसेंटाइल 100 होगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया सबको? अच्छा, अब मान लो मैं टॉपर नहीं हूं अपनी शिफ्ट का, मेरा पेपर इजी आया मगर मैं उस शिफ्ट में 10वें नंबर पे हूं, मेरा पेपर टफ आया मगर उस शिफ्ट में मैं 100वें नंबर पे हूं, तो परसेंटाइल क्या बताएगा और कैसे डिसाइड करेगा? देखो जरा, परसेंटाइल निकालने का तरीका क्या होता है? परसेंटाइल निकालने का तरीका है टोटल स्टूडेंट जिनके नंबर आपसे कम है या आपके इक्वल है। सपोज करो 10,000 बच्चों ने शिफ्ट में पेपर दिया, 10,000 बच्चों में से, ठीक है, 9,500 बच्चों के नंबर आपसे कम है या आपके बराबर है। 10,000 बच्चों ने एक शिफ्ट में पेपर दिया, 9,500 बच्चों के नंबर आपसे कम है या आपसे बराबर है, तो आपका परसेंटाइल कितना आएगा जरा चेक करो। आपका परसेंटाइल कितना आएगा बच्चों? टोटल स्टूडेंट जिनके नंबर आपके बराबर हैं या आपसे कम है, वो बच्चे कितने हैं? 9,500। 9,500 वो बच्चे हैं जिनके नंबर आपसे कम है या आपके बराबर है। अब टोटल स्टूडेंट गिवन एग्जाम उस शिफ्ट में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया? 10,000 बच्चों ने, इंटू 100। 1 2 1 2 3 3, तो ये आपका परसेंटाइल निकल के आ गया बच्चों। 10,000 में एक और जीरो आएगा, 95 परसेंटाइल आपका निकल गया। कितना परसेंटाइल निकल के आ गया? 95। तो किसी भी बच्चे का परसेंटाइल कैसे निकाला जाएगा? उस शिफ्ट में आपसे नीचे कितने बच्चे हैं या आपके बराबर कितने बच्चे हैं, डिवाइडेड बाय उस शिफ्ट में कितने बच्चों ने पेपर दिया है इनटू 100, ये आपका परसेंटाइल आ गया। अब मान लो पेपर इजी है या टफ, इसका परसेंटाइल से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखिएगा, पेपर इजी हो या टफ, परसेंटाइल से कोई लेना देना नहीं। रैंक परसेंटाइल के बेसिस पे बनेगी।
जिनके 100 परसेंटाइल है उनकी रैंक 1 आएगी। फिर परसेंटाइल का ऑर्डर लगा दिया जाएगा और परसेंटाइल के ऑर्डर से ही रैंक आ जाएगी। हम क्या करेंगे, जितनी भी शिफ्ट है हर शिफ्ट के परसेंटाइल को काउंट कर लेंगे, हर शिफ्ट के परसेंटाइल को लिस्ट बना लेंगे और जो सबसे ऊपर परसेंटाइल होगा उसको रैंक 1 दे देंगे। अब बच्चे कहेंगे कि सर 100 परसेंटाइल तो यदि मान लो 12 पेपर हुए तो 100 परसेंटाइल 12 लोगों के तो आएंगे ही आएंगे, है कि नहीं? क्योंकि हर शिफ्ट का जो टॉपर होगा उसको 100 परसेंटाइल मिलेगा और फिर बाकी बच्चों का रिजल्ट आप ऐसे निकालोगे। हाँ, तो मान लो किसी बच्चे के, गौर सुनना, यदि मान लो किसी बच्चे का पेपर इजी है या टफ हो, इसका परसेंटाइल से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, आप इजी पेपर आपके हिस्से में आया तो आप टॉपर बन जाओगे या आपकी रैंक परसेंटाइल अच्छा आएगा, ऐसा नहीं है। आपके पेपर टफ आया तो आपका परसेंटाइल कम आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि परसेंटाइल में वैल्यू रखनी है। ये देखो, वैल्यू रखनी कि कितने बच्चे आपसे कम है। मान लो पेपर टफ आया और मेरे 500 नंबर आए, मगर उस पेपर में किसी के भी 500 नंबर नहीं है, सबके 500 से कम है, तो 500 नंबर लाने पर भी मेरा 100 परसेंटाइल है और 499 नंबर लाने पर भी मेरा 99.9999 परसेंटाइल है। और मान लो पेपर इजी आया, पहले वाले के आ रहे हैं 720, दूसरे के आ रहे हैं 719, तीसरे के आ रहे हैं 718 और मेरे आ रहे हैं 715, तो मैं 715 ला के भी मेरा परसेंटाइल ना तो 100 है ना 99.99 है, मेरा परसेंटाइल आ रहा है 99.98। इतने नंबर लाने पर भी, और इसका मतलब 499 वाले को मेरे से अच्छी रैंक मिलेगी, और जबकि मैं 715 नंबर लाया हूं, क्योंकि उसका परसेंटाइल 99.99 है और मेरा परसेंटाइल 99.98 है। तो ध्यान रखिएगा, अब नंबर से रैंक नहीं मिलेगी, परसेंटाइल से रैंक मिलेगी। पहला पॉइंट समझ गए? तो पेपर इजी हो या टफ हो, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इजी पेपर में ज्यादा नंबर लाओगे तो भी कोई फायदा नहीं है, टफ पेपर में कम नंबर लाओगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, ठीक है? क्योंकि परसेंटाइल उसी पेपर के हिसाब से बनता है और फिर हर परसेंटाइल की रैंक बना दी जाएगी, फिर टोटल परसेंटाइल की रैंक बना दी गई और उनको हम लोगों ने 1 2 3 4 5 रैंक दे दी। अब बहुत सारे परसेंटाइल सेम भी आएंगे, क्यों भाई? 100 परसेंटाइल कम से कम 12 पेपर लोगे तो 12 बार आएगा, क्यों? हर शिफ्ट का अपना टॉपर है। तो जब 100 परसेंटाइल 12 बच्चों के आए तो उनमें 1 किसको बोलोगे, रैंक 1 किसको बोलोगे? तो देखो, अब इस बात को समझो, टाइप ब्रेकर रूल, जब किसी के परसेंटाइल सेम आ जाएंगे और आएंगे ही आएंगे, तो फिर हम उनमें रैंक 1 2 3 या ज्यादा अच्छी रैंक किसको देते हैं? तो सबसे पहला रूल क्या है, जरा समझो। यदि 2 बच्चों के या 10 बच्चों के या 20 बच्चों के सेम परसेंटाइल आ गए तो पहला रूल, जिसके बायो में मार्क्स ज्यादा है उसको बेस्ट रैंक मिलेगी। मान लो 100 परसेंटाइल मेरा भी है और 100 परसेंटाइल आपका भी है, मगर आपके बायो में 360 में से 360 है और मेरे बायो में 355 है, तो तुम्हें अच्छी रैंक मिलेगी, मतलब तुम्हें 1 मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। मान लो बायो में नंबर सेम हो तो फिर केमिस्ट्री चेक होता है कि केमिस्ट्री में जिसके ज्यादा नंबर है उसको बेस्ट मिलेगी। मान लो बायो में भी सेम है, केमिस्ट्री में भी सेम है, तो फिजिक्स चेक करते हैं कि फिजिक्स में जिसके ज्यादा नंबर है उसको बेटर रैंक मिलेगी। मान लो परसेंटाइल भी सेम है, बायो में नंबर भी सेम है, केमिस्ट्री में नंबर भी सेम है, फिजिक्स में नंबर भी सेम है। आप कैसे डिसाइड करोगे परसेंटाइल रैंक कि किसकी रैंक हम अच्छी दें? तो फिर ये देखो, जिसने इनकरेक्ट कम किए हैं उससे बेस्ट रैंक मिलेगी, फिर उससे बेस्ट रैंक मिलेगी जिसने इनकरेक्ट कम किए। मान लो इनकरेक्ट भी बराबर किए, परसेंटाइल भी सेम, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी में नंबर भी सेम, इनकरेक्ट भी सेम, दोनों ने कम कर रखे बराबर में। अब ये चेक किया जाता है कि इनकरेक्ट आपने किसमें किए हैं। यदि बायो में इनकरेक्ट कम किए हैं तो आपको बेस्ट रैंक मिलेगी, फिर केमिस्ट्री में जिसने इनकरेक्ट कम किए होंगे उसको बेस्ट रैंक मिलेगी, और लास्ट में फिजिक्स देखा जाएगा कि फिजिक्स में जिसने इनकरेक्ट कम किए होंगे उसको रैंक मिलेगी।
तो इसका मतलब फिजिक्स देखा ही नहीं जाएगा। आपके इनकरेक्ट बायो में कम है तो आपको बेटर रैंक मिलेगी। मान लो बायो में आप दोनों के इनकरेक्ट बराबर हैं तो केमिस्ट्री में कम है तो बेटर रैंक मिलेगी, है ना। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनमें भी इनकरेक्ट बराबर, इनमें भी इनकरेक्ट बराबर, तो ऑटोमेटिक इसमें भी इनकरेक्ट बराबर होगा, तो इसका मतलब ये देखा ही नहीं जाएगा। अच्छा, मान लो ये सारी चीजें किसी बच्चे में अनफॉर्चुनेटली सेम हो जाए, दो बच्चों में, तो लास्ट में ये चेक किया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड रैंडम सिलेक्शन किया जाता है। फिर कंप्यूटर बेस्ड रैंडम सिलेक्शन किया जाता है अक्कड़ बक्कड़ करके किसी जिसका नंबर निकला उसको बेस्ट रैंक दे दी। पहले ये चीज एज बेसिस पे की जाती थी कि जिसकी एज ज्यादा है उसको एडवांटेज दे दिया जाता था, मगर अब ऐसा नहीं किया जाता है। पहले ये किया जाता था कि सब कुछ सेम हो जाए तो एज के बेसिस पर देख लो, अब ऐसा नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन समझ गए सारे बच्चे अच्छे से कि भाई नॉर्मलाइजेशन क्या है। अब आप ध्यान रखना, इस फितूर से बाहर आ जाओ कि मेरा पेपर इजी आएगा तो मैं मतलब मेरा पेपर टफ आएगा तो मैं सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगी, मेरा रैंक कम आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका परसेंटाइल हमेशा अच्छा आएगा, चाहे आप टफ पेपर आए चाहे इजी पेपर आए, यदि आप पेपर करके आ रहे हो तो। इतनी बात समझ गए। अच्छा, एक और बात बता देता हूं कि सभी बच्चे इस बात को और समझ लें इसके बाद कि यार देखो हम लोगों का मंथन बैच चल रहा है, तो मंथन बैच में अभी क्या है, बच्चों को ऑफर चल रहा है। मंथन 3.2 बैच अभी अभी स्टार्ट हुआ, इसमें इस समय बच्चों को थोड़ा छूट दी गई क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर प्लीज कुछ ऑफर दे दीजिए, कुछ छूट दे दीजिए। तो अभी मंथन बैच आपको 2999 पे मिल रहा है, 99 पे मिल रहा है। तो सभी बच्चे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मंथन बैच में हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं और सारी बातों का ध्यान रखते हुए पढ़ा रहे हैं कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आ पाए। मंथन बैच के साथ एक और रिकॉर्डेड बैच फ्री मिल रहा है जिसको हम लोग मंथन अचीवर बैच कहते हैं। जैसे हर तरह का बच्चा होता है तो हर तरह के कोर्स हो, जिसको ज्यादा तेजी से कवर करना है अपना सिलेबस, क्योंकि मुझे बहुत कुछ आता है, तो मंथन अचीवर बैच के लेक्चर को भी देख सकता है, वहां रिकॉर्डेड लेक्चर है तो अपनी पेस पे खत्म कर सकता है। मंथन 3.0 लाइव लेक्चर होगा, बिल्कुल स्मूथ, धीरे धीरे चलेगा एकदम। पर डे 3 क्लासें होंगी, 7 दिन क्लासें होंगी और बिल्कुल बेसिक से टॉप पर ले जाके छोड़ा जाएगा। तो सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक कोई बैच नहीं लिया है, मंथन बैच लेके पढ़ाई करें। ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस है, हो सकता है बच्चों को खराब लगे। आप किसी ना किसी बैच को जरूर ज्वाइन कर लो। आप मंथन ना ज्वाइन करो, हमारा बैच ना ज्वाइन करो, किसी का भी ज्वाइन करो। किसी ना किसी बैच को ज्वाइन करने से क्या होता है कि यार आपको एक रिदम मिल जाता है, एक गाइडेंस मिलता रहता है, एक मोटिवेशन मिलता रहता है, बच्चों के मार्क्स कंपेयर होते रहते हैं। इसलिए किसी ना किसी बैच को ज्वाइन करो। हाँ, जिसके पास आर्थिक तंगी है, मतलब ये भी पैसा वो जुगाड़ नहीं सकता है, तो वो बच्चा किसी टेलीग्राम चैनल से बैच को देख ले आधा अधूरा, या यूट्यूब से कर ले, ठीक है। और यूट्यूब पे भी हम लोग सारा कराएंगे, ऐसा नहीं है, मगर मेरी पर्सनल एडवाइस है बैच लो, क्योंकि उससे एक रिदम बना रहता है, गाइडेंस लगातार मिलता रहता है और उसमें पूरी प्रॉपर सारी चीजें होती है। टीचर खूब पढ़ाता है, डीपीपी कराता है, जेईई मेंस के क्वेश्चन कराता है, नीट के पीवाईक्यू कराता है, टेस्ट होते हैं, डिस्कशन होती है, बच्चों की प्रॉब्लम सुनी जाती है, डाउट लिए जाते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए ध्यान रखिए। नॉर्मलाइजेशन को मैंने समझा दिया है अच्छे से, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जल्दी से जल्दी आप सभी बच्चे अब बैच में मिले, जल्दी से बैच लेकर क्लास में। अच्छा, ये ऑफर सिर्फ 1-2 दिन के लिए, तो जिन बच्चों को लेना है ले लो, नहीं तो फिर ये 4000 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग मैसेज करोगे बड़ी, फिर आप लोग मैसेज करोगे सर कम कर दीजिए। हमारे लोगों के हाथ में होता नहीं है, हम लोग बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे आप रिक्वेस्ट करते हो, आप हमसे रिक्वेस्ट करते हो, हम उधर फाउंडर से बोलते हैं कि सर बच्चे कह रहे हैं तो बच्चों को देख लो थोड़ा बहुत, उनके हाथ में होता है। हाँ, उनको लगता है या उनका बजट अलाउ करता है तो वो कर देते हैं। तो ध्यान रखिए, जितनी जल्दी हो सके बैच मिले। अब मैं मिलूंगा बैच में। किसी भी तरह का डाउट है नीट 2027 को लेकर कमेंट में लिखे, नॉर्मलाइजेशन का डाउट है कमेंट में लिखे, केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर किसी तरह का डाउट है कमेंट में लिखो,
ठीक है, प्रिपरेशन कैसे करें, किसी तरह का डाउट है कमेंट में लिखो, या किसी तरह का और वीडियो चाहते हो कि सर इस पर मुझे क्लियरिटी दे दो या इस पर मुझे गाइड कर दो, तो कमेंट में लिखो, सारे तरह के वीडियो बना दूंगा और सारे तरह की आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।